नमस्ते मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और बात चल रही है मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक सुल्तान रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के सिलसिले में अब तक अपनी 6 मुलाकातें हो चुकी है और यह 7वीं मुलाकात है। हमने देखा कि मोहम्मद तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जिसके स्वभाव में अत्यधिक असंतुलन था। उसमें विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण था और कुछ इतिहासकार उसे पागल भी कह चुके हैं। अब तक के अध्ययन से हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हो सकता है मोहम्मद बिन तुगलक पागल न हो, मान लीजिए वह पागल नहीं था, लेकिन किसी भी दृष्टि से वह पागल से कम भी नहीं था। हमने उसकी विभिन्न योजनाओं का अध्ययन किया। हमने देखा कि उसने दोआब में कर बढ़ाया और दोआब का नाश कर दिया। फिर उसने कृषि संबंधी प्रयोग किया, उसमें भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसने राजधानी बदली, वह उपहास का पात्र हुआ। उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, लेकिन उसका प्रयोग विफल रहा। उसने खुरासान अभियान की योजना बनाई और उसमें भी वह बर्बाद ही हुआ। आज हम उसके कराचील अभियान की बात कर रहे हैं। वस्तुतः कराचील एक क्षेत्र का नाम है। उसे कुछ इतिहासकार कराजल कहते हैं, कुछ इतिहासकार उसे कराचल कहते हैं। वह कौन सा क्षेत्र था जिसको वह जीतना चाहता था? क्या है ये कराचल? यह तो बता दिया कि यह एक भूक्षेत्र का नाम है, लेकिन यह भूक्षेत्र है कहां? असल में यदि हम फरिश्ता को देखें तो फरिश्ता कहता है कि सुल्तान चीन को जीतना चाहता था और यह जो क्षेत्र है कराजल, यह चीन के रास्ते में आता था। कुछ दूसरे इतिहासकार जैसे कि बर्नी कहता है कि उसका उद्देश्य था कि वह हिंद और चीन के बीच के इलाके को जीतते। तो यह बात तो लगभग वही हो गई जो फरिश्ता कह रहा है, लेकिन फरिश्ता का संकेत तो चीन जीतने की तरफ है। बर्नी का वह संकेत नहीं है। बर्नी यह कहता है कि वह चीन और हिंद के बीच के पर्वतों पर अपना कब्जा करना चाहता था ताकि वहां से घोड़े मिल जाएं और सैनिकों के आने जाने की सुविधा हो जाए। सैनिकों के आने जाने की सुविधा क्यों हो जाए? क्या वह चीन जाना चाहता था? अनुमान लगाया जा सकता है इस वाक्य से। हाजी उद्दबीर एक अलग ही बात लिखता है। वह लिखता है कि वह कराजल की औरतों को अपने हरम में लाना चाहता था। हम फरिश्ता की बात मान सकते हैं। हो सकता है कि उसके दिमाग में चीन का विचार हो,
जो खुरासान तक जाने की सोच सकता है वह चीन तक जाने की तो आसानी से सोच सकता है, क्योंकि चीन के और हिंद के बीच में पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां खुरासान के रास्ते में भी कम नहीं थी, लेकिन वहां बीच में दूसरे व्यक्ति का शासन है भाई, तर्माशीरी का, और यहां स्थानीय जातियों का प्रभाव है इन पहाड़ों पर। एक और भी बात थी कि विद्रोही इन पहाड़ों में जाकर छिप जाते थे, तो वह सोचता था कि हिमालय के इन पहाड़ों पर क्यों न मेरा ही कब्जा हो जाए। इतिहासकारों ने कराजल को, कराचल को, कराचील को कूर्मांचल से जोड़ा या कूर्माचल से जोड़ा, और फिर इसको कुमायूं तक ले गए कि यह कुमायूं का क्षेत्र था। खैर, जो भी क्षेत्र रहा हो, लेकिन सुल्तान की इच्छा यह थी कि वह इस क्षेत्र पर कब्जा कर ले, और जब इस क्षेत्र पर कब्जा हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वह चीन भी जा सकता है। मोहम्मद तुगलक जैसे स्वप्नदर्शी व्यक्ति के लिए चीन की कल्पना करना कोई असंभव नहीं था। तो फिर क्या किया जाए, कैसे जाया जाए? हां, हाजी उद्दबीर की बात, वो कहता है कि वह औरतों को अपने हरम में लाना चाहता था। मैं स्वयं कहता हूं कि मोहम्मद तुगलक हो सकता है कि पागल न हो, लेकिन वह पागल से कम नहीं था, यह मैं बार बार कहता हूं। लेकिन इस बात पर मैं सहमत हो नहीं पाता, कम से कम मोहम्मद तुगलक के संदर्भ में, कि उसकी महिलाओं में कोई रुचि रही होगी, क्योंकि अब तक के जो विवरण है मोहम्मद तुगलक से संबंधित, उन विवरणों में कहीं भी इस तरह का उल्लेख नहीं है कि उसने महिलाओं में कभी अतिरिक्त रुचि दिखाई हो। जो सुल्तान एक ही पत्नी रख रहा है, जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त है, हो सकता है उसकी और बीवियां हों, अधिक हों, लेकिन जानकारी यही है कि सल्तनत काल का वह एकमात्र सुल्तान था जिसकी एक ही पत्नी थी। तो हाजी उद्दबीर की बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मोहम्मद तुगलक की योजनाओं में, उसकी कल्पना में, उसके सपनों में किसी भी तरह की योजना हो सकती है, लेकिन वह अपनी औरतों को, अपने हरम को वह औरतों से भरे, ये बात थोड़ी सी कम जचती है। खैर, एक बात यह भी मानी जाती है कि जैसा कि बर्नी कहता है तारीख फिरोज शाही में, कि यह जो उसका कराजल अभियान था, यह अभियान उसके खुरासान अभियान का ही हिस्सा था। एक बात तो सही है कि खुरासान अभियान की जो योजना थी उसकी, उस योजना के तहत उसने जो फौज इकट्ठी की थी ना, जब उसने उस फौज को भंग किया था और लोगों को कहा था कि अपने अपने घरों में जाइए, यह अभियान नहीं होगा, तो उसने कुछ सैनिक रख लिए थे, वह इस अभियान के लिए रखे थे, कराजल अभियान के लिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि यह खुरासान अभियान का हिस्सा था, क्योंकि कराजल या कराजील या कराचल या कुमायूं, ये खुरासान अभियान यदि किया जाता तो उसके रास्ते में नहीं आता है, इसकी दिशा अलग है। तो कोई भी अभियान इस तरह नहीं हो सकता, और बड़ा अभियान कि इधर चीन तक निकल जाया जाए और उधर आप ईरान तक चले जाएं, यह नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को मानने में थोड़ी सी
दिक्कत है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता है इससे कि यह उस अभियान का हिस्सा था या नहीं था। हमें तो इस अभियान को देखना है कि इस अभियान में क्या हुआ। तो उसने क्या किया कि एक फौज बनाई और यह मानते हैं कि वह 10,000 की फौज थी, लेकिन उल्लेख यह मिलता है कि उसने खुरासान अभियान से तो 1 लाख सैनिक बचा के रखे थे। खैर, जो भी हो, संख्या कम ज्यादा हो सकती है। उसका एक भांजा था खुसरो मलिक, उसको इसने सेनापति बनाया कराजल अभियान का कि तुम कराजल जाओ और ये फौज लेके जाओ। और उसने कुछ निर्देश भी दिए, जैसा कि अपनी फौजों को सभी सुल्तान निर्दिष्ट करते हैं, वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। उसने कहा कि देखो भाई, एक तो आप जाते समय, पहाड़ी इलाका है ना, इसलिए चौकियां बनाते जाना। उन चौकियों से 2 लाभ होंगे। एक तो आपका कम्युनिकेशन बना रहेगा एक से दूसरी चौकी तक, भाई कोई तो वहां रहेगा ही, तो सूचनाएं नीचे तक आती रहेंगी और जाती रहेंगी। सामान्य सी बात है, उस जमाने में होता था। अलाउद्दीन ने तो बहुत किया ऐसा। दूसरी बात यह कि जब आप लौटोगे अभियान करके, जीत कर जब आप लौटोगे, तो आपको विश्राम करने के लिए जगह मिल जाएगी उन चौकियों में। इसलिए चौकियां बनाते चलना। ठीक है, ऐसा किया भी गया। वह चौकियां बनाते हुए गया। फिर क्या हुआ, एक निर्देश और भी दिया सुल्तान ने कि तुम, एक जगह आती है जेद्दा, इस जेद्दा से आगे मत जाना, क्योंकि इसके आगे जो पहाड़ियां हैं, यदि वहां आप चढ़ गए तो फिर आपका लौटना मुश्किल हो जाएगा। लौटते समय वहां की जो हिंदू जातियां हैं, वे आपको तंग करेंगी और आने नहीं देंगी, और मौसम भी अनुकूल नहीं रहेगा। इस तरह के निर्देश दिए गए और ये निर्देश ठीक थे। लेकिन हुआ यह कि वह जेद्दा तक तो गया और उसने तलहटी जीत ली पूरी, जेद्दा तक चला गया। वहां का उसने खजाना भी ले लिया, जमीन तो कब्जे कर ही ली, खजाना भी ले लिया, और संदेश भी भिजवाया मोहम्मद बिन तुगलक को, अपने मामा को, कि हमने ये इलाका जीत लिया है और आप यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए, आगे आपको क्या करना है। तो उसने काजी भी भेजा मोहम्मद बिन तुगलक ने कि आप जाइए और वहाँ जो इस्लाम की परंपरा के अनुसार अपना शासन जमना है, तो उसकी तैयारी कीजिए। तो गया वहाँ, लिखित जानकारी भेजी उसने, खुसरो ने। लेकिन वह जोश में जद्दा से आगे निकल गया, और जेद्दा से आगे निकलने के बाद में जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ। वह फौज को ले गया तिब्बत तक, और वहां की ठंड बर्दाश्त नहीं हुई सेना को। प्लेग और फैल गया, ठंड और बीमारी। यदि उसको ठंड नहीं लगती फौज को और यह बीमारी नहीं फैलती, तो वह चीन में घुस जाता। अंजाम तो वही होता जो हुआ, वह तो तिब्बत में ही जो हुआ वही आगे चीन में जाता तो होता। तो वापस लौटने का निश्चय हुआ कि पीछे का इलाका जीतते आए हैं तो इतना तो जीत लिया, अब चलते हैं वापस। जब सेना बीमार, एक तो ठंड से बीमार, फिर प्लेग और फैल गया, लौटती हुई सेना को पहाड़ों से वहां के जो
हिंदू निवासी थे उन्होंने बहुत परेशान किया, उन पर पत्थर फेंके। यदि हम मान लें कि वह 10,000 की सेना लेकर भी गया था, तो उस सेना में से वापस लौटने वाले जो लोग थे उनकी संख्या 10 थी बरनी के अनुसार, और इब्न बतूता कहता है कि 3 आदमी वापस आए, पूरी सेना खत्म हो गई। और वे जो 3 आदमी वापस आए या 10 आदमी वापस आए, जितने भी वापस आए, ज्यादा आए होंगे, उनको सुल्तान के सामने पेश किया गया। तो सुल्तान ने कहा कि तुम लोग जिंदा क्यों आ गए? तुमने तो सोचा होगा कि सुल्तान खुश होगा, बहुत खुश होगा, लेकिन सुल्तान खुश नहीं है। तुम भी वहीं गुफाओं में अपने प्राण त्याग देते, मर जाते वहां। तुमने अपने साथियों को खतरे में डाल दिया और खुद जिंदा लौट आए। सुल्तान ने एक की भी जान नहीं बख्शी। और इस तरह से सुल्तान का यह जो कराचल अभियान था, यह विफल हो गया। अब इसकी विफलता का दोष सुल्तान को दिया जाना चाहिए क्या, यह एक प्रश्न उठता है। कहा जाता है कि गलती तो खुसरो मलिक की थी, सेनापति की थी। अब वह सेनापति के दिमाग में थोड़ा ही घुस के जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, वह तो उसी के सोचने की बात थी। लेकिन फिर भी इतना कठिन अभियान सुल्तान ने क्यों किया? और किया तो फिर बहुत बड़ी फौज जानी चाहिए थी, और ऐसे खतरनाक अभियान में खुद साथ जाना चाहिए था, ताकि सही समय पर लौटने का निर्णय हो सके। इतनी बड़ी फौज को संकट में डाल दिया सुल्तान ने। क्या सुल्तान इस बात से वाकिफ नहीं था कि पहाड़ों का मौसम बहुत ठंडा होता है, वहां बीमारी भी फैल सकती है? तो खुसरो मलिक पर विश्वास करना ही सुल्तान की गलती थी। उसने ये सोच लिया कि यह तो बस ठीक करेगा जो करेगा, और यहां उससे गलती हुई। खैर जो भी है, लेकिन इतना जरूर है कि जो कांगड़ा का हिंदू शासक है वह 2 साल बाद में 1337-38 में मोहम्मद तुगलक के अधीन हो गया। यद्यपि ये जो कांगड़ा है, जिसको नगरकोट कहते हैं, ये महमूद गजनवी की लूट के बाद में अब तक किसी के अधीन नहीं आया था। यह पहली बार मोहम्मद तुगलक के अधीन आया था। कुछ और भी सरदारों ने, पहाड़ियों के सरदारों ने मोहम्मद तुगलक से समझौता किया, लेकिन इस समझौते का उस कराचल अभियान से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस फौज में से 10 आदमी लौटकर आए, 3 आदमी लौटकर आए, उस फौज का डर वहां के लोगों को क्यों होगा? ये तो सरदारों के अपने स्वार्थ थे, आपस की लड़ाइयां थी, एक के खिलाफ लड़ने के लिए, किसी के खिलाफ लड़ने के लिए वे बड़ी शक्ति के साथ हो जाते थे। कुछ और स्थानीय आवश्यकताएं हो सकती हैं उनकी, वो हुई होंगी। फिर दूसरी बात कि सुल्तान को यह सोचना चाहिए था कि यदि खुसरो मलिक आगे चला गया तो क्या होगा। सिर्फ निर्देश देने से क्या होता है, खुद साथ जाना चाहिए था। पहले 13वीं शताब्दी में एक बार यहां बख्तियार खिलजी जा चुका है इस इलाके में, और उसकी भी बहुत दुर्गति हुई थी उस टाइम पर। तो सबक लेना चाहिए था पीछे की चीजों से। खैर,
जो भी है, लेकिन उसका ये अभियान विफल हो गया और बाद में कुछ उसके साथ आए भी लोग, तो वे कराजल अभियान की कीमत पर नहीं आए थे। तो जनता में असंतोष और ज्यादा बढ़ गया। जनता ने सोचा ये क्या सुल्तान है। सैनिक शक्ति कमजोर हो गई और इतनी कमजोर हो गई कि सुल्तान को अपने आगे के अभियानों में बड़ी दिक्कत आई। तो मोहम्मद तुगलक की ये जो योजनाएं हैं, जिनको कि इतिहास की किताबों में नवाचार कहा जाता है, ये योजनाएं स्पष्ट रूप से सिद्ध करती हैं कि वह किसी पागल व्यक्ति से कम नहीं था। पागल होने के कोई निर्धारित मापदंड नहीं होते हैं, कोई अलग मापदंड नहीं होते हैं सुल्तान के लिए और आम आदमी के लिए। तो भले ही इतिहासकार ये कहते हो, कुछ इतिहासकार कि साहब विद्वान था, समझदार था, योजनाएं अच्छी बनाता था, लेकिन इन सब बातों को देखते हुए हमें यह भी देखना चाहिए कि कोई सुल्तान व्यवहार कुशल कितना है, उसका लोक व्यवहार कैसा है। जब वह गुजरात के अभियान में मरता है मोहम्मद तुगलक, तो उसकी मौत के 1351 में, मार्च 1351 की बात है, जहां तक मुझे स्मरण है 20 मार्च होना चाहिए। बर्नी ने अपनी किताब में लिखा है, और बर्नी ने जो लिखा है वह यह सिद्ध करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक तो जीते जी ही मर गया था, गद्दे पर बैठे बैठे ही मर गया था, यह समझ लीजिए आप। इतना कठोर वाक्य लिखा है बर्नी ने। उसने लिखा कि जब वह मरा तो जनता का उससे पीछा छूट गया और उसका जनता से पीछा छूट गया। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि 25 साल तक मोहम्मद बिन तुगलक को किस तरह से बर्दाश्त किया होगा लोगों ने। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो लोग मोहम्मद तुगलक को आज भी पागल बताते हैं, वे लोग गलती करते हैं। चलो हम यह कह देते हैं कि वह पागल नहीं था, लेकिन वह पागल से कम भी नहीं था, शायद यह कहना गलती नहीं होगी। तो यह थी मोहम्मद तुगलक की योजनाओं की बातें। हमारा जो अगला व्याख्यान होगा, हमारी जो नजर अब जिस सुल्तान पर है, उसका नाम है फिरोज तुगलक, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। और फिरोज तुगलक के अध्ययन के दौरान हमारा जो फोकस रहेगा, हमारा जो ध्यान रहेगा, वह रहेगा उसके सार्वजनिक कार्यों पर, उसकी धार्मिक नीति पर। जब तक हम फिरोज तुगलक की बात शुरू करें, तब तक अपने इस मित्र को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।